हैरी पॉटर और मौत के तोहफे। अध्याय 11। रिश्वत। हैरी को विश्वास था अगर क्रीचर सजीव लाशों से भरी झील से बचकर आ सकता है तो मांडंगस को पकड़ने में उसे ज़्यादा से ज़्यादा कुछ घंटे लगेंगे। बहरहाल क्रीचर सुबह तो क्या शाम तक भी नहीं लौटा। रात होने पर हैरी निराश और चिंतित हो गया। डिनर में फफूंद लगी ब्रेड थी जिस पर हरमाइनी ने अलग अलग तरह के रूपांतरण करने की कोशिश की, लेकिन कोई मदद नहीं मिली। क्रीचर अगले दिन भी नहीं लौटा और उससे अगले दिन भी नहीं। बहरहाल 12 नंबर मकान के बाहर चौक में चोगे वाले 2 आदमी आकर खड़े हो गए। वो रात भर वहीं रहे। वो उस मकान की दिशा में देख रहे थे जो उन्हें नजर नहीं आ सकता था। निश्चित रूप से प्राणभक्षी होंगे। लगता है उन्हें पता होगा कि हम यहाँ हैं। मुझे नहीं लगता, हरमाइनी ने कहा, हालांकि वो डरी हुई दिख रही थी। वरना उन्होंने हमें पकड़ने के लिए स्नैप को यहाँ भेज दिया होता है ना। तुम्हें क्या लगता है वो हमारे आने से पहले यहाँ आया होगा? मूडी के शाप के कारण उसकी जीभ बंध गई होगी, रॉन ने पूछा। हाँ, हरमाइनी ने कहा, वरना वो प्राणभक्षियों को अंदर घुसने का तरीका बता देता है ना। लेकिन वो शायद हमारे आने की राह देख रहे हैं। आखिर उन्हें पता चल गया होगा हैरी इस मकान का मालिक है। उन्हें कैसे पता? हैरी ने कहा, मंत्रालय जादूगरों की वसीयत की जांच करता है, याद है? वो जान गए होंगे कि सीरियस ने ये मकान तुम्हारे नाम छोड़ा है। बाहर प्राणभक्षियों की मौजूदगी से 12 नंबर मकान के भीतर निराशा बढ़ गई। मिस्टर वीजली के पितृदेव के आने के बाद से उन्हें बाहर की दुनिया की कोई खबर नहीं थी और इसका तनाव अब उन पर हावी हो रहा था। बेचैन और चिड़चिड़ा रॉन अपने जेब में रखे बत्ती बंद यंत्र से बार बार खेलने लगता। इससे खास तौर पर हरमाइनी आग बबूला हो जाती, जो क्रीचर के आने का इंतजार करते समय बीडल की कहानियां पढ़ रही थी, और रोशनी का बार बार जलना बुझना उसे अच्छा नहीं लग रहा था। ऐसा मत करो! क्रीचर के जाने की तीसरी शाम को हरमाइनी चिल्लाई, जब सारी रोशनी एक बार फिर ड्राइंग रूम से खींच ली गई। माफ करना, मुझे पता नहीं था मैं ये कर रहा था। रॉन ने बत्ती बंद यंत्र से क्लिक करके रोशनियां लौटाते हुए कहा, देखो, क्या तुम खुद को व्यस्त करने के लिए कोई ढंग का काम नहीं कर सकते क्या? इससे बच्चों की कहानियां पढ़ना। डम्बलडोर ने मेरे लिए पुस्तक छोड़ी थी रॉन, और उन्होंने मेरे लिए बत्ती बंद यंत्र छोड़ा था, इसलिए शायद मुझे इसका उपयोग करना चाहिए। हैरी उनकी नोक झोंक झेलने की मूड में नहीं था। वो कमरे से खिसक गया। बाकी दोनों का ध्यान इस तरफ नहीं गया। वो नीचे किचन की तरफ चला गया, जहां वो आजकल बार बार जाता था। उसे यकीन था क्रीचर वहीं प्रकट होगा। बहरहाल हॉल की आधी सीढ़ियां उतरने के बाद सामने वाले दरवाजे पर उसे दस्तक सुनाई दी। फिर ताले के क्लिक होने और जंजीर के सरकने की आवाज़ आई। उसके शरीर की हर रग सख्त हो गई। उसने अपनी छड़ी बाहर निकाली और घरेलू जिन्नों के कटे हुए सिरों की छाया में खिसक कर इंतजार करने लगा। दरवाज़ा खुल गया। उसे बाहर बत्तियों से रोशन चौक की झलक दिखाई दी। आने वाले ने कदम आगे बढ़ाया। मूडी की आवाज़ में पूछा, सेवरस स्नैप? फिर धूल भरी आकृति हॉल के सिरे से उठी और अपना हाथ ऊपर उठाकर आगे बढ़ी। मैंने तुम्हें नहीं मारा एल्बस, एक धीमी आवाज़ आई। सम्मोहन टूट गया। हैरी ने इस दौरान अपनी छड़ी तान ली थी। हिलना मत! वो मिसेस ब्लैक की तस्वीर को भूल गया। उसे चिल्लाने की आवाज़ सुनकर मिसेस ब्लैक के सामने के पर्दे उड़कर खुल गए और वो चीखने लगी। रॉन और हरमाइनी सीढ़ियों से धड़धड़ाते हुए हैरी के पीछे आ गए। हैरी की तरह उनकी छड़ियाँ भी अनजान व्यक्ति की तरफ तनी थी, जो अब अपने हाथ उठाए हुए था। कुछ मत करना, मैं रीमस हूँ। ओह, भगवान का शुक्र है, हरमाइनी ने कमज़ोर अंदाज में कहा। अपनी छड़ी मिसेस ब्लैक की तरफ तान दी। एक धमाके के साथ पर्दे बंद हो गए। खामोशी छा गई। रॉन ने छड़ी नीचे कर ली, लेकिन हैरी ने नहीं की। अपनी पहचान बताओ, उसने चिल्लाकर कहा। ल्यूपिन लैंप की रोशनी में आए और उनके हाथ अब भी समर्पण की मुद्रा में थे। मैं रीमस जॉन ल्यूपिन नर भेड़िया हूँ, जिसे कई बार मुनी के नाम से बुलाया जाता है। मैं हॉगवर्ट्स के नक्शे के 4 निर्माताओं में से एक हूँ, निम्फेडोरा का पति, जिसे आमतौर पर टोंक्स के नाम पर जानते हैं। और मैंने ही तुम्हें पितृदेव उत्पन्न करना सिखाया था, जो मृग का रूप ले लेता है। ओह ठीक है, लेकिन मुझे जांच करनी थी, है ना? हैरी ने अपनी छड़ी नीचे करते हुए कहा। गुप्त कलाओं से रक्षा का तुम्हारा पूर्व शिक्षक होने के नाते मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ कि तुम्हें जांच करनी चाहिए। रॉन, हरमाइनी, तुम्हें अपनी छड़ी इतनी जल्दी नीचे नहीं करनी चाहिए थी। वो सीढ़ियों से उनकी ओर भागे। ल्यूपिन मोटा काला यात्री चोगा पहने थे, थके हुए नजर आ रहे थे, लेकिन उन लोगों को देखकर खुश लग रहे थे। तो सेवरस का कोई नामो निशान नहीं है? उन्होंने पूछा। नहीं। क्या हो रहा है? सब लोग ठीक हैं? हाँ, लेकिन हम पर नजर रखी जा रही है। बाहर चौक में 2 प्राणभक्षी खड़े हैं, हम जानते हैं। मुझे दरवाजे के बाहर सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पर बहुत सटीकता से प्रकट होना पड़ा ताकि वो मुझे देख ना लें।
उन्हें मालूम नहीं है कि तुम लोग यहाँ हो, वरना वो और लोगों को बुला लेते। हैरी, वो लोग तुमसे जुड़ी हर जगह पर पहरा दे रहे हैं। आओ नीचे की मंजिल पर चलते हैं, मुझे तुम लोगों को बहुत सारी बातें बतानी हैं और मैं जानना चाहता हूँ कि शादी वाले दिन के बाद तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ। वो नीचे किचन में चले गए, जहाँ हरमाइनी ने अंगीठी की तरफ अपनी छड़ी तानी। तत्काल आग जल उठी। इस वजह से पत्थर की दीवारें आरामदेह दिखने लगीं। आग की रोशनी लकड़ी की लंबी टेबल पर चमकने लगी। ल्यूपिन ने यात्री चौके के भीतर से बटर बियर निकाली। वो सब बैठ गए। मैं 3 दिन पहले ही आ जाता, लेकिन एक प्राणभक्षी मेरे पीछे लगा था, मुझे उसे चकमा देना था। तो तुम लोग शादी के बाद सीधे यहीं आ गए थे? नहीं, टोटेनहैम कोर्ट रोड के कैफे में 2 प्राणभक्षियों ने हमें घेर लिया था। उनसे पीछे छुड़ाने के बाद हम यहाँ आए। ल्यूपिन की ज्यादातर बटर बियर उनके चोगी के सामने वाले हिस्से पर छलक गई। क्या? उन्होंने विस्तार से पूरी घटना बताई, जिसे सुनकर ल्यूपिन स्तब्ध हो गए। लेकिन उन लोगों ने तुम्हें इतनी जल्दी कैसे खोज लिया? किसी अंतर्ध्यान होने वाले व्यक्ति का पता लगाना असंभव होता है जब तक कि उसके गायब होते समय ही उसे कोई पकड़ न ले। और ये संभव नहीं लगता कि वो उस वक्त टोटेनहैम कोर्ट रोड पर यूं ही टहल रहे होंगे, है ना? हैरी ने कहा। हरमाइनी बोली, हम सोच रहे थे कि कहीं हैरी पर अब भी स्थिति सूचक सम्मोहन तो नहीं है। असंभव, ल्यूपिन ने कहा। रॉन के चेहरे पर थोड़ा घमंड दिखने लगा। हैरी को राहत महसूस हुई। बाकी चीज़ों के अलावा अगर उस पर अब भी स्थिति सूचक सम्मोहन होता तो उन्हें निश्चित रूप से पता चल जाता कि हैरी यहाँ है। लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि उन्होंने तुम्हें टोटेनहैम रोड में कैसे खोज लिया। ये चिंता की बात है। वो विचलित दिख रहे थे, लेकिन जहाँ तक हैरी का सवाल था उसके लिए ये सवाल अब उतना महत्वपूर्ण नहीं था। हमें बताइए, हमारे आने के बाद क्या हुआ? रॉन के डैडी ने परिवार के सुरक्षित रहने की खबर भिजवाई थी, लेकिन उसके बाद हमें कोई खबर नहीं मिली। देखो, किंग्सले ने हमें बचा लिया। उसकी चेतावनी के कारण शादी में आए ज़्यादातर मेहमान उन लोगों के आने के पहले अंतर्ध्यान हो गए थे। वो प्राणभक्षी थे या मंत्रालय के लोग? हरमाइनी ने बीच में पूछा। दोनों थे, लेकिन अब उनमें कोई फर्क नहीं बचा है। वो लगभग 1 दर्जन थे, लेकिन हैरी, उन लोगों को पता नहीं था कि तुम वहाँ हो। आर्थर ने एक अफवाह सुनी है कि उन्होंने स्क्रिमग्योर को मारने के पहले यातना देकर तुम्हारा पता ठिकाना पूछने की कोशिश की थी। अगर ये सच है कि उसने तुम्हारा रहस्य नहीं उगला। हैरी ने रॉन और हरमाइनी को देखा। उसके मन में सदमे और कृतज्ञता का भाव था। वही उनके चेहरे पर भी दिख रहा था। उसे स्क्रिमग्योर कभी ज़्यादा पसंद नहीं थे, लेकिन अगर ल्यूपिन की बात सच थी तो उस आदमी ने मरते मरते भी हैरी की जान बचाने की कोशिश की थी। प्राणभक्षियों ने रॉन के घर को ऊपर से नीचे तक छान मारा। उन्हें पिशाच मिल गया, लेकिन वो उसके ज़्यादा करीब नहीं गए। और उसके बाद जो मेहमान रह गए थे उनसे घंटों पूछताछ की, तुम्हारे बारे में जानकारी लेने की कोशिश की, लेकिन जाहिर है माया पंछी के समूह के अलावा किसी को पता नहीं था तुम वहाँ थे। जब वो शादी को तहस नहस कर रहे थे तो दूसरे प्राणभक्षी देश भर में माया पंछी के समूह से संबंधित हर घर में घुस रहे थे। किसी की मौत नहीं हुई है, उन्होंने जल्दी से बताया, लेकिन उन्होंने ताकत का भरपूर दुरुपयोग किया है। उन्होंने डिडेलस डिगल के मकान को जला दिया है, लेकिन तुम जानते हो वो वहाँ नहीं था। इसके अलावा उन्होंने टोंग्स के परिवार पर पीड़ीकृत शाप का इस्तेमाल किया है। टोंग्स का परिवार बिल्कुल ठीक है। जाहिर है वो लोग सदमे में हैं, लेकिन ठीक हैं। प्राणभक्षियों ने इतने सारे रक्षात्मक सम्मोहनों को पार कर लिया? हैरी ने पूछा, क्योंकि उसे याद आ गया था कि जिस रात वो टोंग्स की मम्मी डैडी के बगीचे में दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, उस रात को सम्मोहन कितने असरदार थे। हैरी, तुम्हें याद रखना होगा, प्राणभक्षियों के पीछे मंत्रालय की पूरी शक्ति है। अब उनके पास क्रूर सम्मोहन करने की शक्ति है और पहचाने जाने या गिरफ्तार होने का डर नहीं है। वो हमारे हर रक्षात्मक सम्मोहन में घुसपैठ करने में कामयाब हो गए। एक बार भीतर आ जाने के बाद उन्होंने खुलकर बता दिया कि वो क्यों आए हैं। वैसे वो लोगों को यातना देकर हैरी का पता ठिकाना उगलवाने के लिए बहाना बना रहे थे। देखो, ल्यूपिन ने कहा। वो झिझके और फिर उन्होंने एक मुड़ा हुआ दैनिक जादूगर बाहर निकाला। ये लो, उन्होंने इसे टेबल पर हैरी की तरफ बढ़ाते हुए कहा। तुम्हें वैसे भी देर सवेर पता चल ही जाएगा। तुम्हारे पीछे पड़ने के लिए वो ये बहाना बना रहे हैं। हैरी ने अखबार को सीधा किया। एक हेडलाइन थी, तलाश है एल्बस डम्बलडोर की मौत के सिलसिले में पूछताछ के लिए। और उसके सामने वाले पेज पर एक तस्वीर छपी थी। रॉन और हरमाइनी ने विद्रोह की आवाज़ें निकाली, लेकिन हैरी कुछ नहीं बोला। पूरा लेख नहीं पढ़ना चाहता था। वो जानता था उसमें क्या लिखा होगा। डम्बलडोर की मौत के वक्त मीनार के ऊपर मौजूद लोग ही जानते थे कि उन्हें सचमुच किसने मारा था। जैसा रीटा स्कीटर पहले ही जादूगर समुदाय को बता चुकी थी, डम्बलडोर के गिरने के कुछ पल बाद ही हैरी को वहां से भागते हुए देखा गया था। तो
प्राणभक्षियों ने दैनिक जादूगर पर भी कब्जा कर लिया है? हरमाइनी ने गुस्से में पूछा। ल्यूपिन ने सहमति में सिर हिलाया। तख्ता पलट बहुत अच्छे ढंग से चुपचाप हुआ है। स्क्रिमग्रो की हत्या का आधिकारिक बयान ये है कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। उनकी इस जगह पर पायस थिकनेस को नियुक्त किया गया है, जो सम्मोहन शाप के वश में है। वोल्डेमॉर्ट ने खुद को जादू मंत्री क्यों नहीं घोषित किया? रॉन के पूछने पर ल्यूपिन हंस दिए। उसे ऐसा करने की क्या जरूरत है? असली मंत्री तो वही है, लेकिन वो मंत्रालय में एक डेस्क के पीछे क्यों बैठे जब उसकी कठपुतली यानी थिकनेस रोजमर्रा का काम संभाल रहा है? जाहिर है कई लोगों ने अंदाजा लगा लिया है कि क्या हुआ है। पिछले कुछ दिनों में मंत्रालय की नीति में इतना जबरदस्त बदलाव हुआ है और लोग कानाफूसी कर रहे हैं कि इसके पीछे वोल्डेमॉर्ट का हाथ होगा। हाँ, वोल्डेमॉर्ट ने बहुत ही चतुराई भरा खेल खेला है। वो खुद को मंत्री घोषित कर देता तो बगावत हो सकती थी। छिपे रहने से भ्रम, अनिश्चितता और डर पैदा हो गया है, हैरी ने कहा। और मंत्रालय की नीति में जबरदस्त बदलाव ये हुआ है कि ये जादूगर दुनिया को वोल्डेमॉर्ट के बजाय मेरे खिलाफ चेतावनी देने लगा है। ये निश्चित रूप से इसका एक हिस्सा है। और बढ़िया चाल, अब जब डंबलडोर मर चुके हैं तो तुम वो लड़का जो जिंदा बच गया था निश्चित रूप से वोल्डेमॉर्ट विरोधी किसी भी मुहिम के प्रतीक और मुखिया बन जाते। लेकिन डंबलडोर की मौत में तुम्हारा हाथ होने की अफवाह उड़ाकर वोल्डेमॉर्ट ने न सिर्फ तुम पर इनाम रखवा दिया है, बल्कि तुम्हारा साथ देने वाले बहुत से लोगों के मन में शंका और डर के बीज बो दिए हैं। इस दौरान मंत्रालय ने मगलू परिवारों के जादूगरों के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया है। पृष्ठ 2 देखो। हरमाइनी ने लगभग उतनी ही हिकारत से पन्ने पलटे जितने हिकारत से सबसे शैतानी जादू के रहस्य पुस्तक के पलटे थे। मगलू जादूगर जन्म पंजी। जादू मंत्रालय ये पता लगाने के लिए तथा कथित मगलू परिवारों के जादूगरों का सर्वेक्षण करा रहा है कि उन्हें जादुई रहस्यों की जानकारी कैसे हुई। मंत्रालय जादुई शक्ति के ऐसे घुसपैठियों का समूल विनाश करने के लिए कृत संकल्प है। इसी उद्देश्य के साथ उसने तथाकथित मगलू परिवार के हर जादूगर को नवनियुक्त मगलू जादूगर जन्म पंजीकरण आयोग के सामने उपस्थित होने का आदेश दिया है। लोग ऐसा नहीं होने देंगे, रॉन ने कहा। ऐसा हो रहा है रॉन। जब हम यहाँ बातें कर रहे हैं तो मगलू परिवार में पैदा जादूगरों की धरपकड़ चल रही है। लेकिन कोई जादू कैसे चुरा सकता है? ये तो पागलपन है। अगर जादू चुराया जा सकता तो कोई नकारा नहीं होता, है ना? मैं जानता हूँ। बहरहाल जब तक कोई ये साबित ना कर सके कि उनका कम से कम एक करीबी रिश्तेदार जादूगर है, तब तक ये माना जाएगा कि उसने अपनी जादुई शक्ति गैर कानूनी ढंग से हासिल की है। उसे सजा भुगतनी होगी। रॉन ने हरमाइनी पर नजर डालकर कहा, अगर शुद्ध खून वाले और संकर खून वाले जादूगर कसम खाएं कि मगलू परिवार में पैदा जादूगर उनके परिवार का हिस्सा है तो क्या होगा? मैं सबके सामने कहूँगा हरमाइनी मेरी कजिन है। हरमाइनी ने रॉन के हाथ पर हाथ रखकर उसे दबा दिया। शुक्रिया रॉन, लेकिन मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। तुम्हारे पास कोई विकल्प है? रॉन ने आवेश में कहा। उसका हाथ दबा दिया। मैं तुम्हें अपना वंश वृक्ष लौटा दूंगा ताकि तुम इससे संबंधित किसी भी सवाल का जवाब दे सको। हरमाइनी ने कपकपाती हंसी निकाली। रॉन, जब हम हैरी पॉटर के साथ भाग रहे हैं तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर मैं स्कूल लौट रही होती तो मामला अलग था। वोल्डेमॉर्ट हॉगवर्ट्स के लिए क्या योजना बना रहा है? उसने ल्यूपिन से पूछा। अब हर जादूगर और जादूगरनी के लिए हॉगवर्ट्स में पढ़ना अनिवार्य है। ये घोषणा कल ही हुई है। ये महत्वपूर्ण परिवर्तन है क्योंकि ऐसा करना पहले अनिवार्य नहीं था। जाहिर है ब्रिटेन का हर जादूगर और जादूगरनी हॉगवर्ट्स में ही पढ़ा है, लेकिन अब तक उनके माता पिता को ये हक था कि अगर वो चाहें तो बच्चों को विदेश में पढ़वा सकते हैं। लेकिन इस तरह हर जादूगर बहुत कम उम्र से वोल्डेमॉर्ट की नज़र में रहेगा। इसके अलावा मगलू परिवारों में पैदा जादूगरों को बाहर रखने का एक तरीका है, क्योंकि दाखिले के समय विद्यार्थियों को खून का दर्जा दिया जाएगा। हैरी निराश और नाराज महसूस कर रहा था। इस पल 11 साल के रोमांचित लड़के लड़कियां जादू की नई खरीदी ढेरों पुस्तकें पढ़ रहे होंगे। उन्हें एहसास नहीं होगा कि वो हॉगवर्ट्स कभी नहीं देख पाएंगे, शायद अपने परिवारों को दोबारा कभी नहीं देख पाएंगे। हैरी, अगर तुम इस बात की पुष्टि ना कर सको तो भी मैं तुम्हें समझ जाऊंगा। लेकिन ल्यूपिन झिझके। उन्होंने कहा, माया पंछी के समूह को लगता है डंबलडोर तुम्हें कोई काम सौंप कर गए हैं। हाँ, रॉन और हरमाइनी भी इसमें शामिल हैं। वो मेरे साथ जा रहे हैं। क्या तुम मुझे बता सकते हो वो क्या काम है? हैरी ने असमय झुर्रीदार हो गए चेहरे और बालों को देखा। उसने सोचा काश वो कोई जवाब दे पाता। रीमस, मुझे अफसोस है, मैं नहीं बता सकता। अगर डंबलडोर ने आपको नहीं बताया तो ये मुझे नहीं बताना चाहिए। मुझे लग रहा था तुम यही कहोगे, लेकिन इसके बावजूद मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मैं सुरक्षा देने के लिए तुम्हारे साथ चल सकता हूँ। तुम मुझे ये मत बताना कि तुम क्या करने वाले हो।
हैरी झिझका। ये बहुत लुभावना प्रस्ताव था। हालांकि वो ये कल्पना नहीं कर पाया कि अगर ल्यूपिन सारे समय साथ रहेंगे तो वो अपने गुप्त अभियान को उनसे कैसे छुपा पाएंगे। बहरहाल हरमाइनी हैरान थी। उसने पूछा, लेकिन टोंक्स, उसका क्या होगा? उसका क्या होना है? देखिए, अगर आप शादीशुदा हैं और आप हमारे साथ चले गए तो उसे कैसा लगेगा? टोंक्स बिल्कुल सुरक्षित रहेगी। वो अपने माता पिता के घर रहेगी। ल्यूपिन की आवाज़ में अजीब सा ठंडापन था। टोंक्स का उसके माता पिता के घर छिपे रहने का विचार अजीब था। जहाँ तक हैरी जानता था, वो खतरों से जूझना पसंद करती थी। रिमस, क्या सब कुछ ठीक है? मेरा मतलब है आप और टोंक्स के बीच सब कुछ ठीक है, धन्यवाद, ल्यूपिन ने चिढ़कर कहा। हरमाइनी का चेहरा गुलाबी हो गया। एक खामोशी छा गई। इसके बाद ल्यूपिन इस तरह बोले जैसे कोई बुरी बात बता रहे हैं। टोंक्स को बच्चा होने वाला है। आह, कितनी बढ़िया बात है, हरमाइनी ने कहा। रॉन उत्साह से बोला, बहुत बढ़िया, बधाइयाँ, हैरी ने कहा। ल्यूपिन के चेहरे पर नकली मुस्कान आ गई। हालांकि ये दर्द भरी लग रही थी। फिर वो बोले, क्या तुम्हें मेरा प्रस्ताव मंजूर है? मुझे लगता है कि डंबलडोर को ये अच्छा लगता। आखिर उन्होंने ही तो मुझे तुम्हारा गुप्त कलाओं से रक्षा का टीचर नियुक्त किया था। इसके अलावा मैं तुम्हें ये भी बता दूं कि मुझे यकीन है हम ऐसे जादू का सामना कर रहे हैं जिससे हम में से ज़्यादातर लोगों को ना तो सामना हुआ है और ना ही हमने उसकी कल्पना की है। रॉन और हरमाइनी दोनों ही हैरी को देख रहे थे। बस जरा मैं समझ लूं, आप टोंक्स को उसके माता पिता के घर छोड़कर हमारे साथ चलना चाहते हैं? हाँ, वो वहाँ सुरक्षित रहेगी, वो उसकी देखभाल करेंगे। हैरी, मुझे यकीन है जेम्स यही चाहता है मैं तुम्हारे साथ रहूं। देखिए, मुझे इस बात पर इतना यकीन नहीं है। मुझे भरोसा है मेरे डैडी ये जानना चाहते कि आप दरअसल अपने बेटे के साथ क्यों नहीं रहना चाहते। ल्यूपिन के चेहरे का रंग उड़ गया। किचन का पारा जैसे 10 डिग्री कम हो गया हो। रॉन ने कमरे में चारों तरफ घूरा जैसे वहाँ रखी सारी चीज़ों के नाम याद करने को उसे कहा गया हो। हरमाइनी की निगाह कभी हैरी तो कभी ल्यूपिन की तरफ थी। तुम समझते नहीं हो, फिर समझा दीजिए, ल्यूपिन ने थूक गटका। मैंने टोंक्स से शादी करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। मैं इसके परिणाम जानता था। तब से ही मुझे इस पर अफसोस है। अब समझ में आया। तो आप उससे और बच्चे से पीछा छुड़ाकर हमारे साथ भागना चाहते हैं? ल्यूपिन तेजी से खड़े हो गए। उनकी कुर्सी पीछे की तरफ हट गई। उन्होंने इतने खूंखार अंदाज में उसे घूरा कि हैरी को पहली बार उनके इंसानी चेहरे पर भेड़िए की झलक नजर आई। क्या तुम ये नहीं समझते मैंने अपनी पत्नी और अजन्मे बच्चे के साथ क्या किया है? मुझे उससे कभी शादी नहीं करनी चाहिए थी। मैंने उसे अछूत बना दिया है। ल्यूपिन ने उस कुर्सी को लात मारी जिसे अभी अभी उन्होंने गिराया था। तुमने मुझे हमेशा सिर्फ माया पंछी के समूह में या फिर हॉगवर्ट्स में डंबलडोर के संरक्षण में देखा है। तुम नहीं जानते हो ज़्यादातर जादूगर मेरे जैसे प्राणियों को किस तरह देखते हैं। जब उन्हें मेरे बारे में पता चलता है तो वो मुझसे बात भी नहीं करना चाहते। क्या तुम्हें नज़र नहीं आ रहा मैंने क्या किया है? यहाँ तक कि उसका परिवार भी हमारी शादी से चिढ़ा हुआ है। कौन माता पिता चाहेंगे उनकी इकलौती बेटी किसी नर भेड़िए से शादी करे? और बच्चा ल्यूपिन ने अपने बाल पकड़ लिए। वो बिल्कुल पागल लग रहे थे। मेरे जैसे लोगों के आम तौर पर बच्चे नहीं होते। मुझे यकीन है बच्चा मेरे जैसा होगा। मैं खुद को कैसे माफ़ कर सकता हूँ जबकि मैंने जानबूझकर एक मासूम बच्चे को नर भेड़िए बनने का जोखिम दे दिया है। और अगर किसी चमत्कार से वो मेरे जैसा ना हुआ तब भी कोई खुशी की बात नहीं है। उसे ऐसे पिता पर हमेशा शर्म आएगी। इससे 100 गुना अच्छा ये होता कि उसका कोई पिता ही नहीं होता। रीमस, हरमाइनी फुसफुसा कर बोली। उसकी आंखों में आंसू थे। ऐसा मत कहो। किस बच्चे को तुम पर शर्म आ सकती है? ओह, मैं नहीं जानता हरमाइनी, हैरी ने कहा। मुझे तो इन पर बहुत शर्म आती है। हैरी नहीं जानता था उसे गुस्सा क्यों आ रहा था, लेकिन वो खड़ा हो गया था। ल्यूपिन ऐसे दिख रहे थे जैसे हैरी ने उन्हें मार दिया हो। हैरी ने कहा, अगर नई सरकार मगलू परिवारों के जादूगरों को बुरा मानती है तो ये उस अर्ध नर भेड़िए के साथ क्या करेगी जिसका पिता माया पंछी के समूह में हो? मेरे डैडी ने मेरी मम्मी और मेरी रक्षा करने के लिए अपनी जान दी थी। आपको क्या लगता है वो आपको क्या सलाह देते? आप अपने बच्चे को छोड़कर हमारे साथ रोमांचक अभियान पर जाएं? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये जोखिम या व्यक्तिगत शोहरत की हसरत नहीं है। इस तरह बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मुझे लगता है कि आप थोड़ा ज़्यादा ही जोखिम लेने के मूड में हैं। आप सीरियस की तरह कदम उठाना चाहते हैं। हैरी, नहीं, हरमाइनी ने उससे विनती की, लेकिन वो ल्यूपिन के आग बबूला चेहरे को घूर रहा था। मुझे इस बात पर कभी यकीन नहीं होगा। जिस आदमी ने मुझे दम पिशाचों से लड़ना सिखाया था वो बुज़दिल है।
ल्यूपिन ने इतनी तेजी से छड़ी निकाली कि हैरी का हाथ मुश्किल से अपनी छड़ी तक पहुंच पाया। एक जोरदार धमाका हुआ। वो पीछे की तरफ उड़ने लगा जिससे उसे जमकर मुक्का मारा गया हो। वो धड़ाम से किचन की दीवार से टकराया, फर्श पर गिर गया। उसने ल्यूपिन के चोगे की आखिरी झलक को दरवाजे के पार ओझल होते देखा। रीमस, रीमस लौट आओ! हरमाइनी चिल्लाई, लेकिन ल्यूपिन ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। एक पल बाद उन्हें सामने वाले दरवाजे के धड़ाम से बंद होने की आवाज सुनाई दी। हैरी, तुमने ऐसा क्यों किया? ये आसान था। हैरी उठकर खड़ा हो गया। जहां उसका सिर दीवार से टकराया था वहां घूमड़ उठ गया था। वो अब गुस्से से कांप रहा था। मेरी तरफ इस तरह मत देखो, उसने हरमाइनी को झिड़कते हुए कहा। अब तुम उस पर शुरू मत होना, रॉन गुर्राया। नहीं नहीं, हमें इस तरह लड़ना नहीं चाहिए, हरमाइनी उन दोनों के बीच आते हुए बोली। तुम्हें ल्यूपिन से यह नहीं कहना चाहिए था, रॉन ने हैरी से कहा। वो इसी लायक थे, हैरी ने कहा। टूटी छवियां उसके दिमाग में भाग रही थी। सीरियस पर्दे में से गिर रहा था। डंबलडोर बीच हवा में लटके हुए थे। हरी रोशनी की एक चमक और उसकी माँ की रहम की भीख मांगती आवाज। हैरी ने कहा, माता पिताओं को अपने बच्चों को तब तक नहीं छोड़ना चाहिए जब तक कि उन्हें ऐसा करना ही ना पड़े। हैरी, हरमाइनी ने सांत्वना देने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन वो झटक कर दूर चला गया। उसकी आंखें हरमाइनी की जलाई हुई आग पर टिकी थी। उसने एक बार फिर इसी अंगीठी में से ल्यूपिन से बातचीत की थी। उस वक्त वो जेम्स के बारे में तसल्ली चाहता था और ल्यूपिन ने उसे तसल्ली दी थी। अब ल्यूपिन का यातना भरा सफ़ेद चेहरा उसकी आंखों के सामने तैरने लगा। उसे पछतावा हो रहा था। रॉन या हरमाइनी कुछ नहीं बोले, लेकिन हैरी को यकीन था कि उसकी पीठ के पीछे वो एक दूसरे की तरफ देख रहे होंगे और खामोशी से इशारों इशारों में बातें कर रहे होंगे। वो मुड़ा। उसने देखा वो दोनों जल्दी से एक दूसरे पर से अपनी नज़रें हटा रहे हैं। मैं जानता हूँ मुझे उन्हें बुज़दिल नहीं कहना चाहिए था, लेकिन वो बुज़दिल जैसी हरकत कर रहे थे। फिर भी, हरमाइनी ने कहा, मैं जानता हूँ, लेकिन अगर इसकी वजह से वो टोंक्स के पास वापस लौट जाते हैं तो ये अच्छा ही होगा, है ना? वो न चाहते हुए भी अपनी आवाज़ से आग्रह के अंदाज को नहीं हटा पाया। हरमाइनी सहानुभूतिपूर्ण दिख रही थी और रॉन अनिश्चित। हैरी अपने पैरों की तरफ देखते हुए अपने डैडी के बारे में सोचने लगा। क्या जेम्स हैरी का पक्ष लेते? उसने ल्यूपिन से सही कहा था। फिर वो इस बात पर गुस्सा होते कि उनके बेटे ने उनके पुराने दोस्त के साथ बहुत गलत व्यवहार किया था। खामोश किचन में कुछ समय पहले के वाक़ये का सदमा और रॉन और हरमाइनी के अनबोले ताने गूंज रहे थे। उसने दैनिक जादूगर को पढ़ने का नाटक किया। एक पन्ने को जोर से पलटा। तत्काल डंबलडोर का नाम उसकी आंखों के सामने हो गया। एक दो पल बाद उसे उस तस्वीर का मतलब समझ में आया जिसमें एक परिवार दिख रहा था। फोटो के नीचे ये शब्द थे, डंबलडोर परिवार। बाएं से दाएं, एल्बस नवजात, एरियाना को थामे पर्सिवल, केंड्रा और एवरफोर्थ। हैरी ने फोटो को गौर से देखा। डंबलडोर के पिता पर्सिवल अच्छे दिखते थे। उनकी आंखें इतने पुराने फोटो में भी चमक रही थी। बच्ची एरियाना ब्रेड से कुछ ही बड़ी दिख रही थी। माँ केंड्रा बिल्कुल काले बाल ऊंचे जूड़े में बंधे हुए थे। उनका चेहरा जैसे सांचे में ढला हो। हैरी ने जब उनकी काली आंखों, गाल की उभरी हड्डियों और सीधी नाक को देखा तो उसे अमेरिका के मूल निवासियों की याद आई। एल्बस और एवरफोर्थ जालीदार कॉलर वाली एक जैकेट पहने थे। उन दोनों की हेयर स्टाइल एक सी थी। उनके बाल कंधे तक लंबे थे। एल्बस कुछ साल बड़े थे, लेकिन इसके अलावा दोनों लड़के काफ़ी हद तक एक जैसे दिख रहे थे। ये बात तब की है जब एल्बस की नाक टूटी नहीं थी और उन्होंने चश्मा पहनना शुरू नहीं किया था। परिवार काफ़ी खुश और सामान्य दिख रहा था। अखबार में शांतिपूर्ण ढंग से मुस्कुरा रहा था। हैरी ने तस्वीर के ऊपर देखा। वहाँ हेडलाइन थी, एल्बस डंबलडोर की शीघ्र प्रकाशित होने वाली जीवनी के अंश, लेखिका रीटा स्कीटर। हैरी ने सोचा उसे इस वक्त जितना बुरा लग रहा है उससे ज़्यादा बुरा किसी बात का नहीं लग सकता। वो पढ़ने लगा। अपने पति पर्सिवल की चर्चित गिरफ्तारी और अस्कबान में कैद के बाद घमंडी और गर्वीली केंड्रा डंबलडोर मोल्ड ऑन द बोल्ड में रहना गवारा नहीं कर पाई। इसलिए उसने परिवार की जड़ें उखाड़कर उन्हें गॉड्रिक्स हॉलो में जमाने का फैसला किया। ये वही गांव था जो बाद में तुम जानते हो कौन के हाथों हैरी पॉटर के बचने के कारण मशहूर हुआ था। मोल्ड ऑन द वोल्ड की तरह ही गॉड्रिक्स हॉलो में भी बहुत से जादूगर परिवार रहते थे। केंड्रा उनमें से भी किसी को नहीं जानती थी। इसलिए उसने सोचा कि यहाँ उसे अपने पति के अपराध के बारे में लोगों की जिज्ञासा नहीं झेलनी पड़ेगी।
जिनका सामना उसने अपने पुराने गांव में किया था। यही वजह थी कि उसने नए जादूगर पड़ोसी की दोस्ती के आग्रह को ठुकरा दिया और अपने परिवार को अलग थलग रखा। जब मैं घर पर बने कड़ाही केक लेकर परिवार का स्वागत करने गई तो उन्होंने दरवाज़ा मेरे मुंह पर बंद कर दिया। बथिल्डा बैकशॉट कहती हैं, पहले साल मुझे सिर्फ दोनों लड़के ही दिखे। अगर मैं जाड़े में आधी रात को चांदनी में जड़ी बूटी तोड़ने नहीं गई होती तो मुझे पता नहीं चल सकता था कि घर में एक बेटी भी थी। उस वक्त मैंने देखा केनरा पीछे वाले बगीचे में एरियाना को घुमा रही थी। ऐसा लगता है केनरा के हिसाब से गॉड्रिक्स हॉलो आने का कदम एरियाना को हमेशा हमेशा के लिए छिपाने का आदर्श अवसर था। एरियाना को तब छिपाया गया था जब उसकी उम्र बमुश्किल 7 साल थी। ज़्यादातर विशेषज्ञों का मानना है अगर किसी में जादू होता है तो वो 7 साल की उम्र में प्रकट हो जाता है। किसी को याद नहीं कि एरियाना ने कभी कोई जादुई योग्यता का हल्का सा भी चिन्ह दिखाया हो, इसलिए ये स्पष्ट था कि इंद्रा ने अपनी बेटी के अस्तित्व को छिपाने का निर्णय लिया था। अगले सप्ताह एल्बस डम्बलडोर हॉगवर्ट्स में पुरस्कार और नाटक। हैरी ने गलत सोचा था। उसने जो पढ़ा उससे वो दरअसल पहले से भी ज़्यादा बुरा महसूस कर रहा था। उसने खुशहाल परिवार की तस्वीर देखी। क्या सच था? वो कैसे पता लगाए? वो गॉड्रिक्स हॉल हो जाना चाहता था, भले ही बथिल्डा उससे बात करने की हालत में ना हो। वो उस जगह जाना चाहता था जहां उसने और डम्बलडोर ने अपने प्रियजनों को खोया था। तभी किचन में जोरदार खट्ट की आवाज़ हुई। 3 दिन में पहली बार हैरी क्रीचर के बारे में भूल गया था। उसका पहला विचार ये था कि शायद ल्यूपिन कमरे में दोबारा आ गए थे। एक पल के लिए वो गुत्थम गुत्था अंगों को पहचान नहीं पाए जो हवा में सीधे उसकी कुर्सी पर प्रकट हो गए थे। हैरी जल्दी से खड़ा हो गया जब क्रीचर ने खुद को पकड़ से छुड़ाया और हैरी को सलाम करके टर्राती आवाज में बोला, मालिक, क्रीचर चोर मंडंगस फ्लेचर को लेकर आया है। मंडंगस ने उठकर छड़ी निकाल ली, लेकिन हरमाइनी उससे ज्यादा तेज निकली। निरस्त्र भव। मंडंगस की छड़ी हवा में उड़ी और हरमाइनी ने उसे पकड़ लिया। आंखें फाड़कर मंडंगस ने सीढ़ियों की तरफ छलांग लगा दी। रॉन ने टांग अड़ाकर उसे गिरा दिया और मंडंगस धड़ाम की जोरदार आवाज के साथ फर्श पर गिर गया। मैंने क्या किया है? इस घटिया घरेलू जिन्न को मेरे पीछे तुम लोगों ने क्यों लगाया है? तुम लोग क्या कर रहे हो? मुझे जाने दो वरना तुम धमकियां देने की स्थिति में नहीं हो, हैरी ने कहा। उसने अखबार को एक तरफ फेंक दिया, कुछ ही कदमों में किचन पार किया और मंडंगस के पास घुटनों के बल बैठ गया, जिसने जूझना छोड़ दिया और आतंकित दिखने लगा। रॉन हांफता हुआ उठकर खड़ा हो गया और उसे देखने लगा जब हैरी ने अपनी छड़ी जानबूझकर मंडंगस की नाक पर तानी। मालिक, इस चोर को लाने में देर हुई। क्रीचर माफी चाहता है। फ्लेचर बचने में माहिर है। उसके छिपने के कई ठिकाने और साथी हैं। बहरहाल क्रीचर ने आखिरकार चोर को पकड़ लिया। तुमने सचमुच बहुत अच्छा काम किया है क्रीचर, हैरी ने कहा। जिन्न ने सलाम किया। देखो, हमें तुमसे कुछ सवाल पूछने हैं, हैरी ने मंडंगस से कहा, जो तत्काल चिल्लाया। मैं दहशत में आ गया। ठीक है, मैं कभी भी नहीं आना चाहता था, बुरा मत मानना दोस्त, लेकिन मैंने कभी तुम्हारे लिए जान देने के लिए हाँ नहीं कहा था। तुम जानते हो कौन मेरी तरफ उड़ कर आ रहा था। ऐसे में कोई भी वहां से भाग जाता। मैंने हमेशा कहा था मैं ये काम नहीं करना चाहता। इस बात में हमारी दिलचस्पी नहीं है कि तुमने बावरिनन का साथ क्यों छोड़ दिया। हैरी ने अपनी छड़ी मंडंगस की फूली लाल आंखों के ज्यादा करीब लाते हुए कहा। हम पहले से ही जानते हैं कि तुम अविश्वसनीय और घटिया आदमी हो। तो फिर तुमने घरेलू जिन्नों को मेरे पीछे क्यों लगाया है? कहीं उन प्यालों के कारण तो नहीं? मेरे पास अब एक भी नहीं बचा है, वरना तुम्हें लौटा देता। ये प्यालों के बारे में नहीं है, हालांकि तुम मुद्दे के करीब आ रहे हो। चुप रहो और सुनो। उसे ऐसा करना अद्भुत लग रहा था जिससे वो थोड़ी सी सच्चाई जानने की कोशिश कर सके। हैरी की छड़ी मंडंगस की नाक के जोड़ के इतने करीब थी कि मंडंगस को इसकी तरफ देखने के लिए भेंगा होना पड़ रहा था। जब तुमने इस घर की हर कीमती चीज बटोर ली, हैरी ने कहना शुरू किया, लेकिन मंडंगस ने बीच में बात काट दी। सीरियस को इस कचरे की परवाह नहीं थी। भागते कदमों से आवाज आई, चमकते तांबे की झलक दिखी, धम की आवाज गूंजी और दर्द भरी चीख निकल पड़ी। क्रीचर भागकर मंडंगस के पास आ गया था। उसने मंडंगस के सिर पर एक पतीला दे मारा था। उसे हटा लो, उसे हटा लो, उसे ताले में बंद रखना चाहिए। मंडंगस चीखा और झुक गया जब क्रीचर ने भारी तली वाला बर्तन दोबारा उठाया। क्रीचर, मत करो, हैरी चिल्लाया। क्रीचर की दुबली बाहें बर्तन के वजन से कांपी, जिसे उसने अब भी हवा में उठा रखा था। बस एक बार और मालिक, खुशकिस्मती के लिए। रॉन हंसने लगा। हैरी बोला, हमें उसे होश में रखना है क्रीचर, लेकिन अगर उसका मुंह खुलवाने के लिए जरूरत पड़ी तो तुम एक बार फिर ये काम कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद मालिक, क्रीचर ने सलाम करते हुए कहा, पीछे हट गया।
उसकी बड़ी बड़ी पीली आंखें अभी हिकारत से मंडंगस पर जमी थी। जब तुमने इस घर की हर कीमती चीज़ बटोर ली तब तुमने किचन की अलमारी से बहुत सा सामान उठाया था। वहाँ एक लॉकेट था। हैरी का मुंह अचानक सूख गया। उसे रॉन और हरमाइनी के तनाव और रोमांच का भी एहसास था। तुमने उसका क्या किया? क्यों? वो बहुत कीमती था। तुम्हारे पास वो अभी है या नहीं? हरमाइनी चिल्लाई। नहीं, इसके पास नहीं है। ये सोच रहा है कि क्या इसे ज़्यादा पैसे मांगने चाहिए थे। रॉन ने समझदारी से कहा। ज़्यादा? सवाल ही नहीं उठता, उसे मुफ्त में देना पड़ा है ना, कोई रास्ता ही नहीं था। तुम्हारा क्या मतलब है? मैं छू मंतर गली में सामान बेच रहा था, तभी एक औरत ने मेरे पास आकर पूछा कि क्या मेरे पास जादुई सामान बेचने का लाइसेंस है। जासूस कहीं की। वो मुझ पर जुर्माना करने वाली थी, लेकिन लॉकेट पर उसका दिल आ गया। उसने मुझसे कहा कि वो उसे लेकर मुझे छोड़ देगी। मुझे खुद को खुशकिस्मत समझना चाहिए। वो औरत कौन थी? मुझे नहीं पता, मंत्रालय की कोई खूसट औरत थी। मंडंगस ने एक पल के लिए सोचा। उसकी भौं सिकुड़ गई। नाटी थी, उसके सिर पर एक बो लगा था। उसने तेवरी चढ़ाकर आगे कहा, मेढ की जैसी दिखती थी। हैरी के हाथ से छड़ी छूट गई। मंडंगस की नाक से टकराई, लाल चिंगारी निकलने लगी। मंडंगस की भौं में आग लग गई। जलधारा! हरमाइनी चीखी। उसकी छड़ी से पानी की धारा निकली, जिसने थूक उड़ाते और पानी गटकते मंडंगस को तरबतर कर दिया। हैरी ने नजरें उठाकर देखा। उसकी ही तरह रॉन और हरमाइनी के चेहरों पर सदमे का भाव था। उसके दाएं हाथ के पीछे के निशान में एक बार फिर से सुरसुरी होने लगी थी।